Hello students, my name is Mahesh Kumar. I am a teacher of accountancy of class 11th and 12th standard. Today we will discuss an important topic of class 11th, that is journal. So our topic is books of original entry, that is journal. How can we make journal entries using modern approach? मॉडर्न अप्रोच क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ये कहती है कि अकाउंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी उसके 5 नेचर हैं। उस नेचर को हम कह सकते हैं एसेट्स। एसेट्स में हमारे पास जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, कैश, बैंक, डेटर्स, ये हमारे एसेट्स होते हैं। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज वो होती है जो कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। हमारे पास जो लायबिलिटीज है जो हमें फ्यूचर में पे करनी है, उसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने गुड्स उधार खरीदे हैं। लेंडर्स वो होते हैं जिनसे हमने पैसा उधार लिया है। लोन होता है जैसे हमने बैंक से लोन लिया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इनकम। इनकम का मतलब होता है कुछ पैसा जो हमने कमा लिया है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, सेल्स अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं जो इसे हम इनकम कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आता है कैपिटल। तो कैपिटल में हमारे पास आता है जैसे मोहन का कैपिटल है, मोहन का ड्राइंग्स है। कैपिटल मींस द अमाउंट विच बिलोंग्स टू ओनर। तो ओनर हमें 2 तरह के ट्रांजैक्शन देता है बिजनेस के लिए। एक तो वो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, या वो पैसा निकालता है। अगर वो इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, अगर वो विड्रॉ करता है तो हम उसे ड्राइंग्स कहते हैं। हमारे पास नेक्स्ट नेचर आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस बहुत सारे होते हैं बिजनेस के अंदर, जैसे हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, वेजेस पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, कमीशन पे कर दिया, सैलरी पे कर दिया। तो ये बहुत सारे अकाउंट्स हैं। सो जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब नीचे लिखे हुए हैं, और आपके पास जो नेचर है वो हमारे पास 5 तरह का नेचर होता है, जिसमें हमारे पास आता है एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल और एक्सपेंस। सो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास नेचर के अगर हम 5 पहले लेटर निकाल लें तो हमारे पास बनता है ALICE। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं एलिस। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, यानी कि हम जिस रूल को फॉलो करते हैं उससे रूल को बहुत ही आसान हो जाता है इस एलिस अप्रोच में अप्लाई करना। सो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर वेरी सिंपल अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, और this approach can be easily understood using T-shape account. In T-shape account, we can say assets when increase debit, when in decrease credit, liabilities when decrease credit, increase credit, income increase credit, decrease debit, capital increase credit, decrease debit, expense increase debit and decrease credit. So इस अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे पास एलिस के फॉर्मूला बनता है। नाउ फॉर एसेट और एक्सपेंस, डेबिट मीन इंक्रीज एंड क्रेडिट मीन्स डिक्रीज, यानी कि जब भी एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और जब भी घटता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। फॉर LIC, LIC मीन्स लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। डेबिट मीन्स डिक्रीज, यानी जब भी लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल घटेगा, डिक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, और इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। हमने इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। सो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट एट ए ग्लांस एज टाइप्स ऑफ अकाउंट। एसेट्स, एसेट्स जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा, घटेगा तो क्रेडिट होगा। लायबिलिटीज जब भी घटेगा डेबिट होगा, और बढ़ेगा तो क्रेडिट। सेम इनकम के साथ है, इनकम जब भी घटेगा तो वो डेबिट होगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। कैपिटल भी सेम है, कैपिटल जब डिक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। और एक्सपेंस के केस में एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, और डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एसेट और एक्सपेंस का फॉर्मूला सेम है, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। और LIC मीन्स लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। इनका जो फॉर्मूला है, जब भी ये डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, और इंक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट होंगे। नाउ वी कैन टेक वन इलिस्ट्रेशन।
on which side of the following account the increase will be recorded, यानी हमें ये बताना है कि जब वो बढ़ेंगे तो क्या होगा, and also tell the nature of the account using modern approach, यानी हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट का नेचर बताएंगे और इंक्रीज बताएंगे, इंक्रीज का इफेक्ट क्या होगा। जैसे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। रेंट पेड, वी आर पेइंग, इसमें रेंट हमारा एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जब इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। सेम इंटरेस्ट रिसीव्ड, व्हेन वी आर रिसीविंग इंटरेस्ट इट मींस वी आर अर्निंग सम मनी, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कम्स इन इनकम, ओके, इनकम इंक्रीज क्रेडिट। कैश अकाउंट कम्स इन एसेट, एसेट इंक्रीज डेबिट। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने उधार खरीदा है, नाउ वी आर लायबल टू पे टू देम, सो क्रेडिटर कम्स इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट। नेक्स्ट वन इज सेल्स, हर कोई चाहता है कि मेरी सेल बढ़े। जैसे एक शॉपकीपर है, क्लॉथ शॉपकीपर, वो चाहता है कि मेरी शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर्स मेरी दुकान से बेची जाएं, यानी हर कोई चाहता है कि मेरी सेल बढ़े। तो सेल क्यों बढ़ाना चाहता है आदमी? सेल बढ़ाने का मतलब है वो चाहता है मेरी इनकम बढ़े, तो सेल आता है इनकम में, इनकम इंक्रीज क्रेडिट। सिमिलरली डेटर्स, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार बेचा है, जिनसे फिर फ्यूचर में पैसा मिलेगा, तो डेटर हमारा एसेट होता है, एसेट इंक्रीज डेबिट। सोनू प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब होता है वो आदमी, वो पर्सन जिसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। सो प्रोप्राइटर के अकाउंट को हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसने बिजनेस में पैसा लगाया है। कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। थॉट प्रोसेस ऑफ मेकिंग जर्नल एंट्रीज, बिफोर स्टार्टिंग जर्नल एंट्रीज यू नीड टू एनालाइज द ट्रांजैक्शन फर्स्ट, यानी सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं कि ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं। एंड इन ऑर्डर टू एनालाइज द ट्रांजैक्शन you all need to develop a thought process. thought process क्या कहता है कि हमें किस अकॉर्डिंग सोचना है, हमारी सोच कहां से शुरू होगी। बच्चे यही गलती करते हैं, इस गलती को सुधारना है। आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए ऐसे, सबसे पहले रीड द ट्रांजैक्शन, आपको ट्रांजैक्शन को पढ़ना है कि उसमें क्या लिखा है। नाउ आइडेंटिफाई द अकाउंट इन्वॉल्व, उसमें कौन कौन से अकाउंट आ रहे हैं। सैलरी अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, कैश अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कमीशन अकाउंट, कौन सा अकाउंट उसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहले आपको अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है। जब आप अकाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर आपने आइडेंटिफाई करना है वो अकाउंट किस नेचर का है। नेचर का मतलब एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, इनकम है या कैपिटल है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो पहले किसको आइडेंटिफाई करना है आपने? वेरी केयरफुली आइडेंटिफाई द अकाउंट इन्वॉल्व, उसके बाद उसका नेचर आइडेंटिफाई करना है। नेचर बाद में आता है, अकाउंट पहले आता है। बच्चे गलती यही करते हैं, वो सीधा नेचर पर आ जाते हैं। पहले नेचर को नहीं सोचना, पहले आपने अकाउंट को सोचना है कि वो कौन सा अकाउंट है। क्लियर? उसके बाद आपने देखना है इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, यानी आपने देखना है कि वो एसेट या एक्सपेंस है या लायबिलिटी कैपिटल इंक्रीज है या डिक्रीज है। उसके बाद में आपने रूल अप्लाई करना है। तो ये आपका एक थॉट प्रोसेस है, इसी ऑर्डर में आपको सोचना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपने रीड करना है, फिर आइडेंटिफाई करना है अकाउंट कौन सा है, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फिर नेचर, नेचर का मतलब एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, फिर उसका इफेक्ट एंड देन अप्लाई द रूल। अगर आप इसको फॉलो करते हैं यू कैन इजीली मेक द जर्नल एंट्रीज। नाउ वी कैन टेक some examples in this. See the arrow is showing the thought process. Read the transaction first. Kamal commenced business with cash. In this transaction cash is coming into the business, and on the other hand who is depositing cash into the business, who is paying cash into the business? Kamal means owner. So in this case we have two accounts, cash account and capital account. On the one hand cash is increasing and on the other hand Kamal is investing, so capital is also increasing. So cash belongs to asset, the nature of cash is asset and the nature of capital account is capital. Both are increasing in this case. Now apply the rule. Asset increase debit, capital increase credit. Next transaction, paid into bank. It means when you are depositing money into the bank.
in this transaction, identify the account first. Now we have two accounts, cash and bank. When we deposit money into the bank, bank balance will go up and office cash will go down. Clear? So now we have already identified two accounts are there, bank and cash. Bank and cash both are having nature of asset. One asset is increasing, yani bank is increasing and cash is decreasing. Bank increase, it means asset is increasing. Asset increase, debit, and cash is decreasing because we are depositing money from office. So office cash will decrease. So asset is decreasing. Now apply the rule. Asset increase debit and asset decrease credit. So our entry will be bank account debit to cash account. Next transaction is cash sales. Cash sales means when we are selling our goods on cash basis. In this transaction, we have identify the account first. We have two accounts, cash and sales. Now identify the nature. First, identify the account, and second, identify the nature. The nature of cash is asset and the nature of sale is income. Whenever we are selling goods, we are selling goods on cash basis. So cash is coming into the business. So asset will increase. And on the other hand, we are selling goods. We are selling t-shirt, shirt, shoes, sandals. It means sale is increasing. So income is increasing. So both are increasing. Asset increase, debit, and income increase, credit. So our entry will be cash account debit to sales account. Next transaction is purchased furniture of rupees 18,000. In this transaction, we have two accounts. Number one is furniture account and number two is cash account. Clear? Now furniture belongs to asset and cash belongs to asset. On the one hand, one asset is increasing, furniture is increasing, and on the other hand, cash is decreasing. So apply the rule of asset. Asset increase, debit. It means furniture is increasing. So furniture will be debit and cash is decreasing because asset is decreasing. We are paying cash. So asset decrease, credit. So cash account will be credit. Next transaction, purchase furniture from Sumit. Here name is given. We are purchasing machinery from Sumit. Now two accounts are there. Identify the account. We have two accounts. Machinery account and Sumit account. Machinery belongs to asset and we are purchasing goods. We are purchasing machinery from Sumit on credit basis. So on the other hand, liability is increasing because we will have to pay to Sumit in future. So machinery is an asset and liability is Sumit. So asset is increasing and liability is also increasing because we are purchasing machinery. So machinery will increasing. On the other hand, we will have to pay to Sumit in future. So liability is also increasing. Now apply the rule. Asset increase debit, liability decrease credit. So our entry will be machinery account debit to Sumit account. Next is paid to Mona on account. इसका मतलब है हमने मोना से बैक डेट में कभी खरीदा था, आज हम मोना को पे करके सेटलमेंट कर रहे हैं. सो मोना हमारी लायबिलिटी थी. तो इन दिस ट्रांजैक्शन वी हैव टू अकाउंट्स, मोना और कैश. मोना को अगर हम पे कर रहे हैं तो मोना हमारी लायबिलिटी थी और आज हमारा कैश जा रहा है. मोना बिलोंग करती है लायबिलिटी से और कैश बिलोंग करता है एसेट से. सो अगर हम मोना को पे करते हैं तो मोना की लायबिलिटी डिक्रीज होगी और कैश भी हमारा डिक्रीज होगा. So in this transaction, both are decreasing. So apply the rule. Liability decrease debit and asset decrease credit. Clear? Now take another example. In this, we have started business with cash. Now owner is investing money into the business. On the one hand, cash is increasing into the business, and on the other hand, capital is increasing because business is started by the owner. Owner amount is known as capital. So here we have two accounts, cash and capital. Now identify the nature. Cash belongs to asset and capital belongs to capital. So here asset is increasing, capital is increasing. Now apply the rule. Cash increase, debit means asset is increasing, debit, capital is increasing, credit. Clear? Next is deposited into the bank. Now whenever we are depositing money into the bank from office, here we have two accounts. Identify the accounts first, cash and bank. Which one is increasing? Because we are depositing money into the bank.
So bank belongs to asset and cash belongs to asset. One asset is increasing, bank balance is increasing, and cash is decreasing from office. So now apply the rule. Asset increase debit and cash decrease credit. So our entry will be bank account debit to cash account. Next transaction, withdrawn money from bank for office use. In this transaction, we have again two accounts, cash and bank. Both belongs to asset. One asset is increasing because cash is coming into the business. So cash is increasing and bank balance is decreasing. Clear? So one asset is increasing, second asset is decreasing. So now apply the rule. So asset increase debit and asset decrease credit. In this transaction, cash account is increasing, so cash will be debit, and bank is decreasing, bank will be credit. Paid salary. Here two accounts are involved, salary and cash. Now what is salary? Because we are paying salary to our employees. So salary is an expense and cash is an asset. Both are increasing. We are paying salary, wages, rent, commission. It means expense is increasing. Now again I am repeating, whenever you are paying expenses, when you are making expenses, salary, wages, rent, commission, discount, so these are expenses. Expenses are increasing. जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आपने बर्गर खाया, पिज्जा खाया, सॉफ्टी खाई, आइसक्रीम खाई, तो आपका एक्सपेंस बढ़ रहा है. So expense is increasing, and on the other hand you are paying, cash is decreasing. Expense increase debit, asset decrease credit. So here expense is salary. So salary account will be debit and cash account will be credit. Next transaction, paid rent by check. Here two accounts are involved. One is rent and another is check. Check belongs to bank. So in this transaction, we have two accounts, rent and bank. Rent is our expense because we are using the property on rent basis. So rent is an expense and we are paying through check, because whenever we are paying by check, our bank balance will go down. So now rent belongs to asset and bank rent belongs to expense and bank belongs to asset. Expense is increasing and asset is decreasing. So our entry will be rent account debit to bank account. Next transaction, purchase goods from Sahil. Here two accounts are involved, purchase and Sahil. Purchase is an expense and Sahil is an liability, because we are purchasing goods from Sahil on credit basis and in future we will have to pay to Sahil. So Sahil हमारा liability बन गया. तो purchase हमारा expense है, expense हमारा बढ़ रहा है और दूसरे हाथ पर liability बढ़ रही है. तो expense increase debit और liability increase credit. So our entry will be purchase account debit to Sahil account. Next transaction, paid cartage on above goods. Cartage means किराया, हमने जो दिया है, गुड्स लाने का किराया दिया है, टेम्पो का किराया, रिक्शा का किराया, उसे हम कहते हैं कार्टेज. तो कार्टेज हमारा एक एक्सपेंस है. तो यहाँ पर हमारे पास दो अकाउंट आते हैं, कार्टेज और कैश. कार्टेज इज एन एक्सपेंस एंड वी आर पेइंग कैश. कैश इज एन एसेट. सो कार्टेज expense, expense is increasing and cash is an asset, asset is decreasing. Now apply the rule, expense increase debit and asset decrease credit. So we have this transaction, cartage account debit to cash account. Now if we delete some column of this statement, अगर हम यहाँ से हम कुछ कॉलम को हटा दें तो हमारे पास जर्नल का फॉर्मेट आ जाता है. वो जर्नल का फॉर्मेट क्या है, देखो ध्यान से, look carefully. So in this way we can make journal entries. Now another question, started business with cash. Here we have cash account and capital account. Nature of cash, asset, and capital is capital. So asset increase and capital increase. Asset increase debit, capital increase credit. Deposited into bank. Here two accounts are involved, bank and cash. Both are asset. As one asset is increasing, another is decreasing. So our entry will be cash bank account debit to cash account. Withdrew from bank for पर्सनल यूज, यानी हमने बैंक से पैसा निकाला अपने पर्सनल यूज के लिए. अब इस ट्रांजैक्शन को आपको करना है. पेड वेजेस, यानी हमने वेजेस पे करा. पेड कमीशन बाय चेक, यानी हमने कमीशन चेक से दिया. परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, हमने मोहन से गुड्स खरीदा. मोहन से गुड्स खरीदा तो यहाँ पर दो अकाउंट है, परचेज और मोहन. जब भी नाम लिखा होता है इसका मतलब उधार खरीदा है. सो परचेज इन एक्सपेंस एंड मोहन इज अ लायबिलिटी. बोथ आर इंक्रीजिंग.
So expense increase debit and liability increase credit. Next is paid telephone expense. जब भी हम एक्सपेंस देते हैं तो हमारे पास एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है और दूसरे हाथ पर हमारा कैश जा रहा है। सो इस ट्रांजैक्शन को आप करना है। तो जितने भी यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं आप इसे कमेंट में मुझे फिल करके भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।